हेलो एवरीवन, ओनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर करंट। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट होगा। इससे पहले हमारा जुलाई अगस्त हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देखें। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और एक बात, हम जल्दी ही आप लोगों के लिए वीडियो लॉन्च करने वाले हैं आर ओ के लिए। तो उसको भी हम शुरुआत करेंगे। जो भी हमारा आर ओ से संबंधित 6 टॉपिक हैं जो हिंदी में दिया गया है, उसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। हमारे पास समय भी है, तो कल आपको शायद वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो सीईओ बनी है और अध्यक्ष, उनका नाम क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां और अंतिम युद्ध पोत को लॉन्च किया गया है। जो 7वां और अंतिम ये हमारा है युद्ध पोत, तो इसका नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा। तो महेंद्रगिरी। कहाँ पे? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अच्छा, छठवां कौन सा था? तो छठवां हमारा था विंध्यगिरी। और विंध्यगिरी को किसने लॉन्च किया था? तो राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था छठा को। और 7वां जो था वह महेंद्रगिरी। ये हमारा अंतिम बेड़ा है। ठीक है, ये युद्ध पोत जो हमारा है ये 7वां और अंतिम है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको सारा डेवलप किया गया था। ओणम त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट हमारा है विशेष सत्र के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में था। तो विशेष सत्र जो था हमारा 18 से 23 सितंबर तक आयोजित किया गया था। चला था ये हमारा सत्र। अब तक 5 बार बुलाया जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा विशेष सत्र अब तक कितनी बार हो चुका है? तो 5 बार इससे पहले बुलाया गया था। पहली बार कब बुलाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। और दूसरी बार बुलाया गया था 15 अगस्त को, मतलब 14-15 अगस्त 1972। आज़ादी की जो रजत जयंती होती है, रजत जयंती का मतलब कि जब आज़ादी से 25वीं वर्षगांठ पर हमने मनाया था। ठीक है, उसके विशेष तौर पे हमें विशेष सत्र आयोजित किया गया था उस दिन, इस वर्षगांठ को मनाने के लिए। तीसरा मनाया गया था 9 अगस्त 1992 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर आधी रात को विशेष सत्र बुलाया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था, तो उसके बाद 9 अगस्त 1992 को इसकी 50वीं वर्षगांठ थी। और उसी को विशेष सत्र के दौरान इसे आयोजित किया गया था। इसी वर्षगांठ को मनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। चौथा हमारा हुआ था 26 अगस्त 1997 को। 1 सितंबर 1997 को आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन की विशेष संसदीय बैठक बुलाई गई थी। पांचवा है 30 जून 2017 को। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। ये काफ़ी चर्चा में भी था। तो इस अभी तक 5 बार विशेष सत्र का आयोजन हो चुका है, मतलब बुलावा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, उनका नाम क्या है? तो डेनियल मैकगाहे। डेनियल मैकगाहे ये कहाँ की हैं? तो कनाडा की हैं। नेक्स्ट हमारा है इटालिया। जो इडालिया तूफान है वह कहाँ पे आया था? इडालिया तूफान तो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में, फ्लोरिडा जो शहर है वहाँ पे आया था। आगे हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा सिंगापुर के राष्ट्रपति जो बने हैं अभी हाल ही में, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है थरमन षडमुगरत्नम। क्या नाम है? थरमन षडमुगरत्नम उनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। एक देश एक चुनाव, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा आपका। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा 2024 वाले। एक आया था तूफान। नेक्स्ट हमारा है तूफान साओला। ये कहाँ पे आया था? तो ये फिलीपींस में आया था। मैच द फॉलोइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप लोग याद करिएगा। तूफान साओला कहाँ पे आया था? तो फिलीपींस में। आगे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूर्य मिशन। तो सूर्य मिशन जो लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? तो आदित्य 11। क्या था ये सूर्य मिशन जो था? आदित्य 11 था। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C-57 के द्वारा। कौन सा रॉकेट है? तो ये PSLV C-57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा,
जो आदित्य 11 का जो सूर्य मिशन का जो उद्देश्य है वह है कि अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता, कोरोना के तापमान और तूफान व उत्सर्जन एवं पराबैंगनी किरणों की जो धरती पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। तो इसका ये उद्देश्य है। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था तो आपको पता है PSLV C-57 से। एक देश एक चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, ये भी अभी डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो अमित शाह। किसने किया था तो अमित शाह ने। अगला हमारा है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने राज्य की प्रगति में जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के लिए अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। तो कौन सा राज्य अमेरिका का है तो जॉर्जिया। ठीक है, किस महीने को तो अक्टूबर को क्या मनाने की घोषणा किया है तो हिंदी विरासत माह के रूप में। अगला हमारा है कि PIB के प्रधान महानिदेशक जो हैं किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है मनीष देसाई। PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं तो मनीष देसाई। आगे हमारा है चोकुआ चावल, ये क्या है तो जो चोकुआ चावल है इसे GI टैग मिला है। तो ये किस राज्य से संबंधित है तो असम से। इसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चोकुआ चावल है इसे मैजिक राइस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसको दर्जा प्रदान किया गया है तो किसे प्रदान किया गया है तो NCERT को। किसे NCERT को। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला है, उसका नाम क्या है तो हिताची पेमेंट सर्विसेज। क्या नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा है 17वां डूरंड कप, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो किसने जीता है मोहन बगान ने। 17वां जो डूरंड कप है वह मोहन बगान ने जीता है। किसे हरा के तो ईस्ट बंगाल को हरा के 17वां डूरंड कप मोहन बगान ने जीत लिया है। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है PCS के लिए इस बार। तो रेमन मैग्सेसे 2023 के लिए तो किसे दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 वाला जो है वह भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट हैं R रवि कन्नन, इनको दिया गया था। किसे दिया गया था तो R रवि कन्नन को जी को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार जो दिया गया था R रवि कन्नन को। नेक्स्ट हमारा है मिस अर्थ इंडिया 2023 किसे बनाया गया था तो प्रियन सेन, राजस्थान की रहने वाली हैं ये। तो इन्हें क्या चुना गया है मिस अर्थ इंडिया बनी है ये। मिस दिवा यूनिवर्स 2023 कौन बनी है तो श्वेता शारदा, ये कहाँ के रहने वाले हैं तो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और नेक्स्ट हमारा है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 किसे बनाया गया था तो माधुरी पटेल, ये कहाँ की रहने वाली हैं तो महाराष्ट्र की माधुरी पटेल। क्या बनाया गया था इन्हें तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया बनी थी। आगे है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो RCF को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो किसे दिया गया है नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया है किसे तो किस सार्वजनिक कंपनी को तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। और कौन देता है ये तो सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। आगे है कि किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनाया है। तो गुलाबी शौचालय जो बनाया है किस राज्य सरकार ने कि शहरी क्षेत्रों में बनाया जाएगा तो वह है त्रिपुरा। कौन सा राज्य त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा है कि N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के CEO मनोज बुम्बना को प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन द्वारा किसके द्वारा तो एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया है तो CEO है मनोज बुम्बना। क्या नाम है उनका मनोज बुम्बना। किसके द्वारा दिया गया था तो एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन द्वारा इसे उन्हें दिया गया था, ये पुरस्कार है। और ये किसके CEO हैं तो N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के CEO हैं। आगे हमारा है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर घोषित किया है तो किस राज्य सरकार ने तो झारखंड। किसने तो झारखंड सरकार ने। स्लिम यान क्या है ये जापान का मून मिशन है, ये आपको ध्यान देना है। आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ देगा या तो ऐसे ही पूछ देगा कि स्लिम यान किसका मिशन है तो जापान का। अब आते हैं G20 क्या है। तो काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा था G20 के बारे में, तो वैसे भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि भारत होस्ट किया था। इसके बाद कौन सा करेगा तो ब्राज़ील करेगा। और क्या थीम था आपको भी पता है ये सब चीज़ें।
काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ जो 20 है, ये G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G20 हर महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को साथ लाता है। इसमें होता क्या है कि ये है क्या, अच्छा इसका क्यों मतलब महत्व ज़्यादा है, तो आप इसको पॉइंट को आप मेंस में भी यूज करते हैं। सामूहिक है जो G20 सदस्य हैं, दुनिया के लगभग 80% आर्थिक उत्पादन और 2/3 वैश्विक आबादी और 3/4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है G20। अगर आपसे पूछा जाएगा कि G20 का महत्व क्यों है, तो आप बताएंगे कि 80% ये आर्थिक उत्पादन का स्रोत हैं ये सब, जो लोग देश इसमें शामिल हैं, और 2/3 वैश्विक आबादी इसमें मतलब समाहित है, और 3/4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है ये, इसलिए काफ़ी महत्व रखता है भारत के लिए भी। नेक्स्ट हमारा है कि लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, तो अदीब अहमद ने। तो लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है अदीब अहमद ने। लूनर मिशन किसका है, तो जापान का है। नेक्स्ट हमारा है कि लूनर मिशन, तो ये किसका है, तो जापान। आगे हमारा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर अवार्ड 2023 का जो दिया गया है, तो इसी बारे में हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। तो भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 समारोह में इसे घोषित किया गया था। तो 10 लाख आबादी वाले शहरों में इंदौर को पहला स्थान मिला है, काफ़ी वहाँ पे स्वच्छ वातावरण है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान किसे मिला है, तो इंदौर को। 10 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में ये भी ध्यान देना है। दूसरे नंबर पे है आगरा, तीसरे नंबर है ठाणे का। 3 लाख से 10 लाख के बीच में अमरावती प्रथम पे है, मुरादाबाद दूसरे नंबर पे है, गुंटूर तीसरे नंबर पे है। और 3 लाख से कम आबादी वाले में कौन सा जिला है, तो परवाणु है, और काला अम्ब और अंगुल, ये क्या है, 3 लाख से कम। तो इस प्रकार से हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पता चल गया है कि 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रथम इंदौर है, 3 से 10 लाख के बीच में अमरावती है, और 3 लाख से कम वाले में परवाणु है। नेक्स्ट हमारा है G20 में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो किसे शामिल किया गया है, तो अफ्रीकी संघ को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। प्रत्येक 8 सितंबर को, हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसका इस बार का विषय था कि संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना है और टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए एक नींव का निर्माण भी करना है, ये इसका विषय है, ये आपको ध्यान देना है। आगे है कि 19वीं G20 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 19वीं, तो ब्राज़ील। 18वीं किसने किया है, तो भारत ने किया था। नेक्स्ट हमारा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2022 के लिए 12 युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसने किया है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। यह 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है US ओपन 2023। तो ये किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो हैं ये US ओपन 2023 जीत चुके हैं। किसको हरा के, तो डेनियल मेमदेव को। ये रूस के रहने वाले हैं, डेनियल, ठीक है। तो US ओपन किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी है, पहला शब्द लगा हुआ है। तो भारत का पहला सौर शहर कौन बना है, तो सांची। ये कहाँ पे है, MP में। तो भारत का सौर शहर पहला जो बना है वह सांची है। नेक्स्ट है कि मापन यंत्रों के लिए मानकीकरण के अधिकार पाने वाला भारत 13वां देश बना है। तो यह कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा इसे दिया गया है। तो मापन यंत्रों के मानकीकरण के अधिकार पाने वाला भारत कौन सा देश बना है, तो 13वां देश बना है। नेक्स्ट है कि हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए कैग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो कैग, निर्वाचन आयोग, ऐसे पूछ देगा को 4 विकल्प में, तो क्या मारेंगे, कैग। नेक्स्ट हमारा है कि पाकिस्तान की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, तो एरिका रॉबिन, उनका नाम क्या है, तो एरिका रॉबिन। ये क्या बनी है, तो मिस यूनिवर्स, पहली पाकिस्तान की महिला है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है कि 8वीं बार भारत बना एशिया का विजेता। जो एशिया कप हुआ था हमारा, तो भारत ने बार जीत चुका है। तो भारत 8 बार एशिया कप जीत चुका है। किसको हरा के, तो श्रीलंका को हराया था। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मैन ऑफ द जो टूर्नामेंट था वह कुलदीप यादव ने पाया था, और मैन ऑफ द मैच किसने पाया था, तो मोहम्मद सिराज।
मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है वो पूरे मैचों को परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। मैन ऑफ द मैच उसी मैच में मोहम्मद सिराज को मिला था। नेक्स्ट हमारा है कि पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन जो धरोहर है, जो शांति निकेतन था, उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये कहाँ पे है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में भी जान लेते हैं। तो शांति निकेतन के जो स्थापना हुआ था 1863 में हुआ था, एक आश्रम के तौर पे हुआ था। फिर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्वविद्यालय शुरू किया गया था और 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्वविद्यालय शुरू किया गया था और 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान भी किया गया था। तो अगला हमारा है डेविस कप। यह रोहन बोपन्ना और यूकी बाम्बरी की युगल जोड़ी ने मोरक्को के बीच बेंच स्ट्रीट एलिट और यूनुस लालामी को हराया था। तो डेविस कप किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और यूकी बाम्बरी की जोड़ी ने जीता है। इसी के साथ क्या हुआ कि भारत विश्व ग्रुप 1 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। तो किस चीज़ का अनावरण किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का अनावरण कर लिया गया है। और कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और इसका नाम दिए हैं, तो इसका नाम दिए हैं यशोभूमि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का नाम जो दिया गया है किस नाम से जाना जाएगा? तो यशोभूमि के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कर्नाटक के होयसल साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। जो कर्नाटक के होयसल साम्राज्य के जो मंदिर बनाए गए थे, तो यूनेस्को को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में डाल दिया गया है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला ये भारत का 42वां स्थल होगा। ठीक है, ये भारत का 42वां स्थल होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला। अब जान लेते हैं थोड़ा होयसल साम्राज्य के बारे में। तो होयसल साम्राज्य जो था वह 10वीं से 14वीं में फला फूला और भारत के दक्षिणी क्षेत्र कला, वास्तुकला और संस्कृति में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो होयसल साम्राज्य है वह भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अपने कला के लिए जाना जाता है, अपने वास्तुकला के बारे में जाना जाता है और संस्कृति में योगदान के लिए विशेष इनका योगदान भी है। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांस का जो सेवेलियर डी एल ऑड्रे एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार, ये एक फ्रांस का पुरस्कार है। उसका नाम है सेवेलियर डी एल ऑड्रे एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार। तो ये किसे दिया गया था? तो भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है कि सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है संसद का पुराना भवन किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको पता है संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और जो नया भवन है वह भारत का संसद भवन के नाम से जाना जाएगा। तो संसद का जो पुराना भवन है वह संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। जो नया भवन बना है वह भारत का संसद भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। यह जो योजना है वह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये सब जो योजनाएं हैं सिर्फ मैच द फॉलोइंग या फिर पूछ देगा कि किस राज्य सरकार से संबंधित है, किस राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो इस बारे में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना इसमें। अब जानते हैं कि जो विशेष सत्र हुआ था उसमें एक बिल लाया गया था। तो उस बिल का नाम है महिला आरक्षण विधेयक बिल। तो यह क्या है? तो ये जो महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या होगा? 33% सीट आरक्षित होगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? पास तो हो चुका है, बिल भी बन चुका है, विधेयक से अधिनियमित हो चुका है, राष्ट्रपति का मतलब हस्ताक्षर भी लग चुका है। तो अब क्या होगा आगे? तो नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा ये आरक्षण विधेयक। ठीक है, विधेयक में क्या है कि 33% महिला आरक्षण 15 साल के लिए यह लागू होगा। अगर 15 साल के बाद इसे क्या किया जाएगा? तो फिर से अगर आगे बढ़ाना हो, जैसे हमारा आरक्षण लाया था उस समय आज़ादी के बाद, जो आज तक चल रहा है, तो वैसे ही ये 15 साल के लिए लाया गया है। ठीक, इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा? फिर से पेश किया जाएगा आपका। और जो 33% आपके जो दिया गया है आरक्षण, उसमें SC ST महिलाओं का कोटा भी इसमें समाहित है। तो ये आपको विशेष पॉइंट जो है ध्यान देना है। आगे हमारा है निराला स्मृति सम्मान। ये किसे दिया गया है? तो कवि अरुण कमल को।
किसे दिया गया है? कवि अरुण कमल को दिया गया है निराला स्मृति सम्मान। नेक्स्ट हमारा है गुजरात के नवसारी में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है, किस राज्य से? तो गुजरात में। किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है, ये किसके द्वारा किया गया है, किसके किसके बीच में? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स अभ्यास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ पे बनाया गया है? तो एमपी में। तो मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर नर्मदा नदी तट पर माँ धाता जो है पर्वत है वहाँ पर निर्मित आदि पुरुष शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो जो इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस, ये आपको ध्यान देना है, शंकराचार्य जी का मूर्ति है। आगे हमारा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में। ये ध्यान देना है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है। आगे है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। यह भारतीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायर को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो स्वाति नायर को। अगला हमारा है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण हुआ है ये कहाँ हुआ था? तो नवी मुंबई के वासी में शुरू हुआ था। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। नेक्स्ट है भारतवंशी चेतना मारू का उपन्यास जो है वेस्टर्न लेन। जो भारतवंशी चेतना मारू हैं उनका एक उपन्यास है वेस्टर्न लेन। यह क्या है? यह बुकर पुरस्कार की दौड़ में इसको शामिल किया गया है, अभी मिला नहीं है, जब मिलेगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लेकिन भारत की है रहने वाली हैं ये चेतना मारू, उनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है अत्रयापुरम पुथारेकुला। ये अत्रयापुरम पुथारेकुला ये पारंपरिक मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मिठाई है इसका नाम है अत्रयापुरम पुथारेकुला। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। जाके खाइएगा आप लोग। आगे है एशियन गेम 2023। अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर तक चला था, तो उसको डिटेल में किया जाएगा लास्ट में। अभी क्या हुआ था तो जान लेते हैं इसके बारे में। पहले शुरुआत की जान लेते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग। तो एशियन गेम 2023 कहाँ हुआ था? हांगजाऊ चीन में। और नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 655 खिलाड़ी हमारे भाग लिए थे। 39 खेलों में ये भाग लेंगे, सिर्फ 39 खेलों में 655 खिलाड़ी गए थे। और लवलीना और हरमनप्रीत भारतीय ध्वजवाहक होंगे। और कोरोना की वजह से यह 1 साल की देरी में आयोजित किया गया था। 2023 में जो हुआ था ये 2022 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह 1 साल देरी की वजह से 2023 में किया गया। अगला है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है प्रमिला मलिक। उनका नाम क्या है? प्रमिला मलिक। आगे है मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य बना है, तो वह उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है और भारत का ये 54वां है। भारत का ये 54वां रिजर्व है। कौन सा? बाघ अभ्यारण्य। कौन सा? उसका नाम क्या है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और 53वां कौन सा बना था? तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ यूपी का है। और 52वां रामगढ़ विस्तारी ये राजस्थान का है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा तो यहीं से मार देंगे आप लोग। अगला है एशियन गेम्स में अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला बनी है, तो शेफाली वर्मा। अभी धीरे धीरे आपका आता रहेगा। तो एशियन गेम्स में ये अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शेफाली वर्मा। अगला हमारा है भारत का पहला मोटो जीपी भारत ग्रांड प्रिक्स उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में शुरू किया गया था। तो भारत का यह पहला मोटो जीपी था। ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक युग में भारत के बाहर निर्मित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है ये। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू जर्सी में। ये न्यू जर्सी कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। अक्षरधाम मंदिर नाम रहेगा इसका। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा, ठीक है।
और हमको पहला पता है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर जो है वह सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का। ये कहाँ पे है, तो कंबोडिया में है। अगला हमारा है शिक्षा भूषण पुरस्कार। ये तो जो हमारा शैक्षिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से यह शिक्षा और समाज के जीवन के क्षेत्र में साधारण और उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। ये तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो शैक्षिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से यह दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो जो शिक्षा और समाज में जीवन के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करते हैं, उनके उल्लेखनीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो इस बार 4 लोगों को दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार, तो शिक्षा भूषण पुरस्कार। किसे किसे, तो मीनाक्षी जैन, कुलदीप चंद अग्निहोत्री को, डॉक्टर संजीवनी केलकर को दिया जाएगा ये पुरस्कार। आगे हमारा है कि देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस ये कहाँ चलाई जाएगी। पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन बस, तो दिल्ली में। कहाँ शुरुआत किया गया था, दिल्ली में। आगे हमारा है, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, तो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो वहीदा रहमान को। किसे दिया गया है, वहीदा रहमान को। प्रथम बार किसे दिया गया था, अच्छा ये स्टार्ट कब हुआ था, तो पहली बार ये 1969 में स्टार्ट किया गया था। तो प्रथम विजेता कौन बनी है, देविका रानी। अच्छा ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सिनेमा के क्षेत्रों में यह दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे है स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में फिर से अपना इंदौर पहले स्थान पे है, दूसरा सूरत है और तीसरा आगरा है। ये आपको ध्यान देना है, 3 ठो ध्यान देना है ये। और स्मार्ट राज्य में पहला स्थान किसे दिया गया है, तो एमपी। नेक्स्ट है, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने वाला भारत 154 देशों में कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। जो क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने वाला भारत 154 देशों में उसका कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया था। तो ये जारी करने वाला कौन है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया था। इसमें शीर्ष स्थान पे 3 देश हैं, 3 देश आपको ध्यान देना है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूके यूनाइटेड किंगडम। और अंतिम 3 में जो है वह अंगोला है, नाइजर है, बुरुंडी है। और भारत का स्थान जो है वह कितना है, तो 40वां स्थान है भारत का। इसमें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40वां। नेक्स्ट हमारा है विश्व रेबीज दिवस। ये 28 सितंबर को मनाया गया था। इसका थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। इसका थीम क्या है, तो ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ये विश्व रेबीज दिवस का ये थीम है। आगे है हमारा विश्व पर्यटन दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। इसका भी थीम था पर्यटन और हरित निवेश। इसका थीम क्या था, तो पर्यटन और हरित निवेश। आगे हमारा है सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक किस राज्य ने शुरू किया था। तो पॉलिथीन कचरा बैंक जो राज्य ने स्टार्ट किया है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने पॉलिथीन कचरा बैंक की शुरुआत की है। नेक्स्ट है संकल्प सप्ताह व पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये क्या है, तो देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों, जिस प्रकार से आकांक्षी जिले की शुरुआत की गई थी उसी प्रकार से अब ब्लॉकों को डेवलप किया जाएगा। तो 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए जो ब्लॉक हैं उनके संकल्प सप्ताह और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का शुभारंभ पीएम के द्वारा किया गया है। इसके लिए क्या होगा कि वर्ष 2023-24 के लिए 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। तो इन आकांक्षी ब्लॉकों में इसका क्या किया जाएगा, तो इस पर खर्च किया जाएगा इनको अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा सितंबर करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट था। जो भी करंट महत्वपूर्ण है उसी को सिर्फ लिया गया है। तो ये आपका RO और UP पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और UP से 2024 के लिए तो मान लीजिए है ही। तो जैसा लगा आपको वीडियो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने हिंदी की नई शुरुआत करेंगे। तो RO के लिए प्रॉपर प्री के लिए होगा 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ना है। अभी GS नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 6 टॉपिक कम से कम 15 दिन 20 दिन दीजिए उसको अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा खूब प्रैक्टिस भी कीजिए। तो हम हिंदी पहले आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक का हिंदी देंगे, उसके बाद आपको PYQ भी देंगे जो RO में हुआ था पिछले 2021 से लेकर 2001 तक के बीच में जो भी पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी से संबंधित, तो आपको वो भी दिया जाएगा। उसमें प्री मेंस दोनों होगा।
ठीक है, तो घटना चक्र का योगा तो उसको कराएंगे। उसके बाद अपना किसी टेस्ट सीरीज को भी करा सकते हैं हम वीडियो माध्यम से, ताकि आपका हिंदी क्या हो ना कि 55 से प्लस रहना है। यही आपका एक स्कोरिंग है। बाकी तो जीएस में तो आप जानते हैं लेवल कैसा रहेगा, आसान होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बाउंसर ही चला जाएगा। तो हमें अपने अपने चीज़ों को पकड़ करना है, जहाँ हमारी कमजोरी है उसको थोड़ा सा ठीक करना है। जैसे हिंदी भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उसको नहीं करना है। ये काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो अपना कोशिश रहेगा कि 55 प्लस हम लोग रखेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।